सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आज की अहम खबर से आगाज़ करते हैं और ये अहम खबर अमेरिका से जुड़ी है, जहां सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार संभालते ही बहुत सारी पॉलिसीज़ में तब्दीलियों का शोर मचा है। लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर ये है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में कोई तब्दीली आ रही है तो वो बेहतरी की जानिब पेशरफ्त की सूरत में है। नई हुकूमत बनने के बाद अमरीकी सरमायाकारों का एक आला सतह का वफ्द पाकिस्तान पहुँचा है, जिसकी क़यादत टेक्सास के बताया जा रहा है कि फंड मैनेजर हैं जेंट्री बीच वो कर रहे हैं। जेंट्री बीच ट्रंप ख़ानदान के करीबी बिजनेस पार्टनर है और उनकी पाकिस्तान आमद एक बड़ी सिफारती कामयाबी देखी जा रही है। अमरीकी हुकूमत के इक़्तिदार संभालते ही सरमायाकार वफ्द का पाकिस्तान आना किस कदर इसकी सिग्निफिकेंस है, और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस दौरे में दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी के बहुत से मुआहदों पर दस्तखत हो गए। अब सवाल ये कि क्या इस हालिया पेशरफ्त से पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात में एक नया मोड़ आ रहा है, और मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के लिए किस हद तक ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इस वक्त के दौरे में किन मुआहदों पर दस्तखत हो सकते हैं और इसके पाकिस्तानी मईशत पर किस हद तक असर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और साथ साथ माहिर मईशत हैं अली फरीद ख्वाजा साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो बोथ ऑफ यू। आगाज़ करते हैं एहतशाम साहब आपसे। ये कहा जा रहा है कि 2 दिन का विज़िट है और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि कुछ दस्तखत हो चुके हैं। पहले तो मैं आपसे खबर चाहूँगी कि किन मुआहिदों पर दस्तखत हुए हैं, किन सेक्टर्स में कहा जा रहा है कि वहाँ पर ये सरमायाकारी की जाएगी। 3 बड़ी चीज़ें आमना जिस पे जो है कि बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे वो प्लान कर रहे हैं, और जो मायदे हुए हैं या बात हो रही है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, फिर एनर्जी है, फिर माइनिंग है। इसके अलावा एक लाउडर थिंकिंग भी है कि जी हेल्थ और तालीम के शोबे में भी वो इंटरेस्टेड हैं कि पाकिस्तान में वो इन्वेस्ट करेंगे। हमने देखें बिगेस्ट सिग्निफिकेंस इसकी ये है, आपको याद होगा 2021 के बाद जब अमरीकी अफवाज चली गई थी वहाँ से अफ़गानिस्तान से, उसके बाद से अब तक यही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के साथ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रहेगी, और उसमें कहा जाता था सिवाय काउंटर टेररिज्म के शायद किसी और तरफ दोनों ममालिक नहीं जाएंगे। अब देखें इसकी बड़ी अहमियत तो ये बन गई कि ट्रंप के आते साथ ही उन्होंने एक वफ़द को भेजा और वो उन्होंने कहा कि जी जाके इन शोबों पे बात करें और इन्वेस्टमेंट करें। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी है मेरा ख्याल है इंडिया को भी, बाकी लोगों को जिनका ख्याल था कि जी अमेरिका ने अबैंडन कर दिया पाकिस्तान को और बिल्कुल ये नहीं जाएंगे उनके पास। तो मेरा ख्याल है ये फौरी तौर पे इस वक्त का पाकिस्तान में आना और नेगोशिएशन करना, और फिर कल ही आप देख लें कि उनकी चार्डी अफेयर जो हैं उन्होंने भी अहम लोगों से, प्राइम मिनिस्टर से, बाकी लोगों से मुलाकातें की हैं जो इस्लामाबाद में बैठती हैं। तो ये एक सिग्नल है, मैसेजिंग है कि जी ठीक है अब हमारे ताल्लुकात ट्रांजैक्शनल नहीं है, हम आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। और दूसरा हमने देखें कि एक इम्पॉर्टेंट अलाई है हमारा, अलाई तो चले हम के नॉन नाटो अलाई का अभी भी दर्जा हमारे पास है, ख़त्म नहीं किया उन्होंने, अगर से कांग्रेस में कुछ लग गए हैं उसको ख़त्म करने में। तो देखिए 8 से 9 बिलियन डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट है, रेमिटेंस है। फिर इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तानी वहाँ पे बहुत सारे हैं, एक कहा जाता है 100 बिलियन डॉलर उनके पास है। वो भी सूरत हाल देखेंगे ट्रंप साहब क्या चाहते हैं, तो वो भी शायद इन्वेस्टमेंट के हवाले से इस तरफ आने की कोशिश करेंगे। तो बुनियादी तौर पे तो हम ना ये बड़ी एक जिसको कहते हैं बड़ी मूव है, और इसमें हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान जिन शोबों में ताउन से चाह रहा है उस पर अब बाकायदा बात होगी। अली साहब आपकी जानिब आ रहे हैं जेंट्री बीच का यहाँ पर आना, जो कि हम देख रहे हैं एक्टिव इन्वॉल्वमेंट उनकी रही है इलेक्शन मुहिम में ट्रंप साहब की, उसके साथ साथ उनके एसोसिएट भी हैं, बिजनेस पार्टनर भी हैं। एक तो यहाँ से इस दौरे की सिग्निफिकेंस हमें मालूम होती है कि सीरियसनेस है, अगर यहाँ पे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, वो उनका वफ्द आया है और वो पोटेंशियल जो एवेन्यूज़ हैं उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एहतशाम साहब कह रहे हैं एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी। इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि किन जगहों पर पाकिस्तान अट्रैक्ट कर सकता है यूएस के जो उसकी मार्केट को? चूँकि पाकिस्तान वैसे तो हम देखें तो हमारे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अमेरिका को जा रही हैं, तो अब मज़ीद कितनी पोटेंशियल आप देख रहे हैं? जी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। जिस तरह आपने बोला और एहतशाम साहब ने एक्सप्लेन किया कि जेंट्री बीच जो है ये प्रेसिडेंट ट्रंप के दोस्त भी है, उनके बेटे से भी इनकी काफ़ी दोस्ती है, इलेक्शन में भी काफ़ी सपोर्ट किया। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के इनाग्रेशन के बहुत ही जल्द ये पाकिस्तान का जो विज़िट है, इनका टाइमिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनका आना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है।
फॉर मल्टीपल रीजंस। एक, इस वक्त आपने देखा होगा जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं उनका फोकस ये रहा है कि यूएस के अंदर इन्वेस्टमेंट आए। यहाँ तक कि वो सऊदी क्राउन प्रिंस से जब मिले तो उनको कहा कि आप अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करें। तो दुनिया भर में खदशात यही थे कि ट्रंप जो है वो आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी फॉलो करेंगे और हर बंदे को कहेंगे हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें। मगर उसी टाइम पर उनके इतने क्लोज एसोसिएट, एक बिलियनियर जिनका ताल्लुक टेक्सास से है, वो एक बड़े डेलीगेशन को लेकर पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट मूव है, खासतौर पे उस टाइम पे भी जब खदशात थे कि पॉलिटिकल प्रेशर पाकिस्तान में बिल्डअप होगा और अमेरिका से उसकी बुनियाद पड़ेगी। तो दिस निगेट्स दैट फेयर एज वेल। तो आपका दूसरा सवाल था कि कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अगर आप इनका अपना बैकग्राउंड देखें तो ये एक हेज फंड मैनेजर है, कमोडिटी सेक्टर के अंदर ये ग्लोबल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक तो इनका नेचुरल इंक्लिनेशन जो है वो ये है। दूसरी इनकी कंपनी जो है हाईलैंड होल्डिंग जो है वो फार्मिंग में इन्वेस्ट करती है, वो कमोडिटीज में इन्वेस्ट करती है, वो ऑयल एंड गैस में इन्वेस्ट करती है और वो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करती है। ऑटोमेटिकली तो इसकी एक और आमना डायमेंशन भी है, पाकिस्तान में भी सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेंगे। जी एहतशाम साहब कुछ ऐड कर रहे हैं। देखिए एक और आमना इसकी डायमेंशन भी है जो बहुत अच्छी डायमेंशन है, वो ये है कि अभी जिक्र किया उन्होंने कि जिस तरीके से वो चाह रहे हैं कि सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करे, तो $600 बिलियन की आपने देखा MBS ने ऐलान किया कि अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले MBS को फ़ोन किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने। देखें इसको इस तरह देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की रीजनल सतह पर हैसियत है, रेलिवेंस है, उसको अब इस तरह देखा जा रहा है कि MBS देखें एक ज़माने में शाह ईरान होते थे जो उनके बिहाफ पे, अमेरिका के बिहाफ पे इस रीजन को देखा करते थे। अब सऊदी अरब से जिस तरह जाती उनकी दोस्ती भी है और सऊदी अरब एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है रीजन का। जो हमने रिसेंटली उनके हालिया दौरे देखे हैं इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में, तो वो भी हालिया दौरे देखे। तो हमारी इत्तला तो आमना मेरी इत्तला तो ये है कि ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है उनका उनके साथ गुफ्तगू करना। और इससे पहले जो उनके छोटे भाई हैं जो वज़ीर दाखिला हैं खालिद बिन सलमान, उन्होंने जो पाकिस्तान को मेरी तला एक कन्वे किया हुआ है कि जी आप जहाँ जहाँ आपके शोबों की जिन जिन शोबों में आपकी ज़रूरत होगी अमेरिका की और सऊदी अरब की, हम आउट ऑफ द वे जाके मदद करेंगे। तो इस लिहाज से भी इसकी बड़ी अली साहब अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। जी अली साहब। पाकिस्तान की हमेशा से डिज़ायर यही रही है कि अमेरिका के साथ हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, हम एड की बात ना करें, हम लोन की बात ना करें, हम मार्केट एक्सेस की बात करें और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करें। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। अच्छा अली साहब, हम देख रहे हैं माजी में भी अभी बात ये होती रही है कि जी इन्वेस्टर्स आते हैं, विजिट करते हैं, लेकिन अमली तौर पे हमें इन्वेस्टमेंट बाद में दिखाई नहीं देती। ये चैलेंजेस बेसिकली पाकिस्तान को क्या फेस करने पड़ सकते हैं इस सिलसिले में, और अभी क्या फेस करने पड़ रहे हैं मौजूदा अगर देखा जाए सूरत हाल में? जी, इन्वेस्टर्स का आना और बिलियनियर्स का खुद आना कोई छोटी बात नहीं होती। अगर मैं लंदन में रहता हूँ, मुझे कोई इस वक्त कहे कि आप आ जाएं अफ्रीका के किसी मुल्क में जाके वहाँ पे मिल लें, इन्वेस्ट कर ले, तो मैं क्यों जाऊँगा। तो एक टेक्सास से अगर वो फ्लाई करके एक बड़े डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान आते हैं, 2 दिन स्पेंड करते हैं, सो दैट अलोन शोज के सीरियस इंटेंट है, वरना ये लोग टाइम अपना ज़ाया नहीं करते। मगर आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है कि ज़रूरी है कि पाकिस्तान अब इनको फैसिलिटेट करे। SIFC का दायरा बनाई इसलिए था, तो ज़रूरी है कि जो भी बॉटल नेक्स है, जिन जिन सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें वो बॉटल नेक्स हम रिमूव करें। मगर पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज बहुत है। और इसमें अली साहब ये भी तो कहना है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से डिपार्चर भी तो है ना अली साहब, आपके ख्याल में ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 4 सालों में कुछ नहीं हुआ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ज़माने में, और उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन तक नहीं किया। अब ये फ़ौरन आते ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये फैसला करना, तो इसकी उस लिहाज से भी बड़ी सिग्निफिकेंस है कि 4 सालों में कुछ नहीं हुआ, अब मामलात आगे की तरफ जाएंगे। जी, जेंट्री बीच का मेरे ख्याल में हुकूमत से तो कोई ताल्लुक नहीं है इस वक्त, मगर प्रेसिडेंट ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाइल भी यही है कि वो एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट है। वो अपने दोस्तों से, अपने बिजनेस कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा पावर देते हैं। उनकी, अगर आपको याद हो, इनाग्रेशन में भी सारे के सारे टॉप बिजनेस लीडर्स उनके साथ खड़े हुए थे। सो अमेरिका इज फोकस्ड ऑन बिजनेस एंड द फैक्ट कि वो पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं उस टाइम पर, दैट शोज के, जैसे आपने बोला कि पाकिस्तान इज नॉट अ मार्जिनलाइज्ड कंट्री, इट्स अ कंट्री ऑफ रेलेवेंस। एग्जैक्टली। और एक और चीज़ भी ना कि ट्रंप साहब का बड़ा वाज़ेह तौर पर एक बयान हम देखते हैं, वो बारहा ये बात कर चुके हैं कि आप टेबल पर बेसिकली लेकर के आ रहे हैं, आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं। वो फिर उस सिलसिले में हम देखेंगे कि बायलैटरल किस्म के जो हमारे ताल्लुकात होंगे वो फिर डू मोर वाले मामलात नहीं होंगे। थैंक यू सो मच। अली फरीद ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एहतशाम की जानिब एक सवाल मैं लेकर आऊँगी। कल हमने देखा कि
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जो मुलाकात हुई है बिजनेस कम्युनिटी से, सरमायाकारों से, वो कह रहे हैं कि आप चुगलियां ना लगाएं, जहां पर आप हमसे बात करें, हमारे वुज़रा से बात करें, आपको कोई शिकायतें हैं। और साथ ही साथ उन्होंने विफाक की बड़ी शिकायतें बिलावल साहब ने की हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई लोड शेडिंग का मसला ये कहते हैं ख़त्म करेंगे, लेकिन वो विफाक के रवैये से नाखुश हैं। वो ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत के लिए जो बिजली के मंसूबों की जानिब हम खुद अब हमें बढ़ना होगा और हम मंसूबे शुरू करने जा रहे हैं, हमें काफ़ी पॉलिसीज़ पे ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। तो ये बेसिकली आपको क्या समझ आया कि ये जो दूरियां हैं ये बढ़ रही हैं विफाक और सूबों की जानिब, या सिर्फ ये ज़बानी जमा कलामी है? देखिए, हम ना ये पोस्चरिंग जेस्चर करना जो है ना ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हम देखते हैं कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान जब भी हम देखते हैं इख्तलाफात होते हैं, अगरचे आप देख लें हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, ओहदे नहीं दिए, सारे आइनी ओहदे जिस तरह बार बार आता है उनके पास है। अभी 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आप देखते हैं वो अतीक मीर साहब ने मेरा ख्याल है चुटकी ली, वो कह के कि जी आपने हमारे मुराद शाह साहब को ले जाएं आप पंजाब में, मरीम नवाज़ को यहाँ भेज दें। एक उसका भी उन्होंने इजहार किया जिसको कहते हैं अपना नाराज़गी का, और मीर साहब बार बार कह भी रहे हैं कि जी मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन उन्होंने मतलब वही लिया। तो एक तो वो गिला कर रहे हैं। दूसरा देखें ना, अभी जिस तरीके से एक तो एनर्जी के मामला है, पानी वो 6 नहरें निकलनी है वो एक इशू है, फंड्स जो है ना देने का मामला है। इसी तरह से आप देख लें कि अभी जो नाराज़गी का इजहार किया, अभी प्रेसिडेंट ट्रंप के पास गया हुआ है वो पीका ऑर्डिनेंस, उस इत्तलात हैं कि उन्होंने इनकार कर दिया कि फ़िलहाल मैं इस पर साइन नहीं करूँगा। वो भी कहा जा रहा है कि एक किस्म का जो है ना गवर्नमेंट को ये बताना, अपने ताजी हुकूमत को, रूलिंग पार्टी को ये बताना है कि जी ऑल इज़ नॉट वेल। शाम साहब हमारे साथ एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद एक और अहम स्टोरी विद अनदर गेस्ट, ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। हम बचपन से एक हदीस मुबारका सुनते आए हैं कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, लेकिन समझ नहीं आती कि हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान में इस्लाम के नाम पर हुकूमत करने वाले तालिबान औरतों को तालीम हासिल करने की इजाज़त क्यों नहीं देते। खबरों के मुताबिक अफ़गानिस्तान में बरसरे इक़्तिदार तालिबान हुकाम ने तालिबात को पाकिस्तान में आला तालीम हासिल करने की मशरूत इजाज़त देने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की है। अगर आला तालीम हासिल करने वाली ख़वातीन के मर्द सरपरस्तों को भी उनके साथ पाकिस्तान जाने के लिए वीज़ा दिया जाए तो उन्हें तालीम की इजाज़त दी जा सकती है। अब तालिबान ने जो ख़वातीन को बैरून मुल्क आला तालीम की इजाज़त दी है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि ये तो इजाज़त ना देने के ही मुतरादिफ़ है। हमने महरम के साथ नाजरीन हज उम्रे पर जाने का सुना था, लेकिन अब तालिबान ने लड़कियों को महरम के साथ पाकिस्तान में आला तालीम की इजाज़त दी है, जिसके बाद 21,000 अफ़गान तलबा ने अल्लामा इकबाल स्कॉलरशिप्स के लिए दरख्वास्तें दे दी हैं, जिनमें 5,000 तालिबात शामिल हैं। इस फैसले के पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे, इस फैसले को आलमी दबाव से बचने की कोशिश करार क्या हकीकत भी है या नहीं, क्योंकि अभी तक वहाँ से तरदीद या तस्दीक हुई है या नहीं, इसी पर बात करेंगे। अफ़गान अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं ताहिर खान साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तशामुल हक साहब हमारे साथ ही हैं। ताहिर साहब, आपकी जानिब आ रहे हैं। हम देख रहे हैं आज मुख्तलिफ अखबारात, वो चाहे मुल्की हों गैर मुल्की हों, उन पर ये खबरें हमारे सामने आ रही हैं कि जी अफ़गान जो तालिबान है उन्होंने अफ़गान तालिबात को पढ़ने की जो मशरूत इजाज़त पाकिस्तान में दी है। एक तो पहले ये बताइएगा कि वहाँ से इसकी कोई तस्दीक या तरदीद आई है, और अगर नहीं तो बैरूनी दबाव आप समझते हैं इस मामले पर है, इसको तालिबान हुकूमत कैसे टैकल करेंगे? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। मेरे ख्याल में कुछ चीज़ों की वजाहत ज़रूरी है। पाकिस्तान का जो स्कॉलरशिप है अफ़गान तलबा और तालिबात के लिए, ये अभी नया नहीं है, ये 2012 से शुरू हुआ था और मुख्तलिफ मरहलों में ये हो रहा है। ताज़ा जो ऐलान हुआ था अक्टूबर में 4,500 स्कॉलरशिप्स का, उसके अभी टेस्ट हुए हैं। चंद दिन पहले पेशावर क्वेटा में फ़िज़िकल हुए थे, लोग वहाँ थे, और अफ़गानिस्तान में ऑनलाइन हुए हैं। और ये जो स्कॉलरशिप का मसला है, कुछ खबरें ऐसी आई हैं, मेरे ख्याल में उनकी वजाहत इससे ज़रूरी है कि तालिबान ने इजाज़त नहीं दी। एक तो ये बात ठीक। जो हमारी जो आला तालीम की कमीशन है HEC, वो हमें खुद गया हूँ, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं इन स्कॉलरशिप्स का, उनसे मेरी बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है, मैंने उसका इंटरव्यू भी किया है। उनका ये है कि जो लड़की उसमें 33% इस दफ़ा पाकिस्तानी स्कॉलरशिप वो अफ़गान लड़कियों के लिए उसमें है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो खातून जो लड़की मुंतखब होती है, क्योंकि टेस्ट में पास होना लाजमी है, तो उनके जो अगर उसका कोई जिसकी अगर शादी हुई है या उसका अगर भाई साथ आना चाहता है या वालिद आना चाहते हैं, तो पाकिस्तान जितना भी जिस उसमें सब्जेक्ट में वो जाएगी तो उनको वीज़ा तो ज़ाहिर बात उनको तो मिलेगा, तो उनके जो महरम होगा उनको वीज़ा मिलेगा। क्योंकि तालिबान की पॉलिसी है
कि अफ़गानिस्तान से कोई भी बग़ैर महरम के बाहर मतलब है कि खातून नहीं जाएगी। तो इसी हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान ने ये भी फैसला किया है कि एम्बेसी उनके महरम को भी वीज़ा देंगे, 5 साल का कोर्स हो, मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो या किसी और शोबे में हो। तो बहरहाल ये है मतलब है कि इस पे तालिबान के साथ मुफाहमत नहीं हो। जो खबर जिसकी बात आप कर रहे हैं कि वो राज़ी हुए हैं अफगान तालिबान, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये पाकिस्तान की ख्वाहिश तो है कि उनसे राब्ते में रहें, लेकिन ये पाकिस्तान का आज़ादाना तौर पे खुद ये स्कॉलरशिप का सिलसिला शुरू हुआ था, जो कि अभी भी जारी है। ठीक, एहतशाम साहब, एक तो ये जो पाकिस्तान ने एक ऑफ़र भी रखी है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? इसमें हमारे लिए इसके असरात किस हद तक हो सकते हैं? दूसरी चीज़ ये कि जो तालिबान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं शेर अब्बास सतंगज़ई साहब, वो भी इस चीज़ से वो कह रहे हैं कि जी इख्तलाफ रखते हैं कि इन पे जो बैन किया गया, कर्ब किया गया इस आज़ादी पे, जो तालीम हासिल करने की ख़वातीन की आज़ादी है, वो कह रहे हैं ये इनजस्टिस है। 40 मिलियन की आबादी में से 20 मिलियन जो ख़वातीन हैं उनके साथ आप ये ज़्यादती कर रहे हैं। ये बैरूनी दबाव भी है, अंदरूनी दबाव भी अब बन गया। तो इससे टैकल कैसे किया जाएगा और इस पर क्या उनको अपनी पॉलिसीज़ पर सोचना पड़ेगा? एहतशाम साहब, देखिए, हम ना इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा कंसर्न और प्रेशर भी कहें या हर तरह का आप कहें कि वो इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते रहे हैं कि जी अफ़गानिस्तान में ख़वातीन की तालीम, ख़वातीन का मुलाज़मत को हासिल करना, वहाँ पे उनकी पाबंदी, तालीम नहीं हासिल कर सकते, ख़वातीन पार्कों में नहीं जा सकती। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है वेस्ट और अमेरिका का। जब भी बात होती है इनको तस्लीम करने की या इनके साथ अच्छे ताल्लुकात करने की, और आप देख लें अभी तक थोड़ा बहुत लोगों के साथ चाइना और इंडिया ने बड़ी कोशिश किया जाके अपने सफारत खाने तो ऐसा नहीं खुले लेकिन ताल्लुकात बना रहे हैं। लेकिन एक बात अपनी जगह है कि जब तक वो ये काम नहीं करेंगे, और इस पे हवाले से देखें खुनज़ादा हैबतुल्लाह खुनज़ादा जो लीडर हैं इनके सुप्रीम लीडर, उनका भी बयान आया है कि जी हम कोई दबाव नहीं बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इस पे हवाले से बात की है कि लोग आते हैं इनके बारे में बात करते हैं तो हमें भी कुछ चीज़ों को टेकअप करना पड़ेगा। तो हम ना शदीद दबाव है इस सब अफ़गान तालिबान पे। अब उसको उन्होंने, मेरी नज़र में तो यही लगता है कि इसको सॉरी करके उन्होंने कहा कि चलें दरवाज़ा तो खोलें। पाकिस्तान को क्या एतराज़ हो सकता है, महरम को लेके आएँ, बिल्कुल वहाँ रहें, लेकिन सवाल तो यही है कि भी क्या वजह है कि सारी दुनिया पूरे सब सारन अफ्रीका के ममालिक भी तालीम पे पाबंदी नहीं ख़वातीन के लगाते। तो आपने मतलब एक ज़माना था कि आप देख लें अफ़गानिस्तान में हमसे ज़्यादा तरक्की थी इस हवाले से, तालीम के हवाले से। उनकी यूनिवर्सिटियाँ, आज भी लोग पुरानी तस्वीरें निकाल के देखें, वीडियोज़ मौजूद हैं किस तरीके से लोग तालीम हासिल करते थे। अब्रप्टली आपने उनको ख़त्म कर दिया, और फिर ये जब तक अमेरिका रहा है तो उनको जितनी सपोर्ट मिलती रही है वो भी है। लेकिन असल बात आप ना आपको मैं बताऊँ, जो ख़बर वाली बात है, देखें 3 बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान में। एक तो आप देख लें दहशतगर्दी है, फिर इंसर्जेंसी है, फिर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी बुरी हैं। अब उन पे बड़ा शदीद दबाव आ रहा है कि टोटल आइसोलेशन में रह के हम क्या कर सकते हैं। ताहिर साहब, लेकिन अभी जो बात महरम वाली हो रही थी, अगर ये वाली शर्त रखी जाती है, ये कैसे पॉसिबल होगा? पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज होगा। पाकिस्तान बारहा इस बात की बात कर चुका है, जो अफ़गान जो यहाँ पर पहले बसे हुए थे उनको हमने वापस भिजवाया इस सिलसिले में कि हमें एक दहशतगर्दी के चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। फिर ये अकोमोडेशन रखना, एक अच्छे हमारे ताल्लुकात भी इस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ नहीं चल रहे, बारहा हमने अपने कंसर्न्स का इजहार किया, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर ये टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जाती हैं। नहीं, पाकिस्तान के लिए तो मसला नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए तो जाहिर बात है कि अगर किसी लड़की के साथ या किसी खातून के साथ अगर कोई आता है, क्योंकि मसला वहाँ है, मसला तो पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान ने तो ऑफ़र कर दिया कि वो तो वीज़ा देंगे उनको, तो मसला वहाँ पे है। और वहाँ पर एहसास करना पड़ेगा कि अगर अभी तक उन्होंने छठी जुमात से ऊपर अभी तक इजाज़त नहीं है ख़वातीन का, तो अगर दीगर ममालिक, ये आपको याद होगा कुछ अर्से पहले गालिबन कोई 2 साल या 1.5 साल पहले मुत्तहिदा अरब इमारात में कुछ लड़कियों को वहाँ दाखिला मिला था, उसकी हुकूमत ने, उसको तालिबान ने रोका था, लड़कियों को एयरपोर्ट से वापस कर दिया था। बाद में उनकी कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुफाहमत, उनको फिर इजाज़त मिल गई थी। लेकिन पाकिस्तान में तो अगर 33% ख़वातीन को या लड़कियों को पाकिस्तान ने इजाज़त दी है, तो मेरे ख़्याल में अफ़गान तालिबान को इस पर बिल्कुल इतराज़ नहीं होना चाहिए। और ये आज का नहीं है, ये तालिबान के आने से पहले, जिस तरह मैंने कहा 2012 से शुरू हुआ था। पहले 3000 स्कॉलरशिप होते थे, अब 4500 होते हैं। और आप कह रहे हैं महरम की शर्त से पाकिस्तान को प्रॉब्लम नहीं होगी, भले पाकिस्तान का वो चेक भी रखना चाहता है। पाकिस्तान नहीं होगी, मसला तो वहाँ होगा ना। पाकिस्तान के लिए एक लिहाज से जाहिर बात है कि अब जितने पैसे एक लड़की या खातून को मिलेगी तालीम के लिए, उसमें वो किस तरह गुजारा करेंगे, ये तो एक अलग सवाल है। लेकिन मसला हमारा नहीं है, पाकिस्तान ने तो ऑफर कर दिए, और चूंकि वहाँ तालीम पे पाबंदी है ख़वातीन की,
तो लिहाजा पाकिस्तान ने ख़वातीन के लिए 33% और ये बहुत बड़ी तादाद है। थैंक यू सो मच। ताहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, अपनी अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। और वो कहते हैं ना कि सच ही है कि शाम को जितना मर्जी दूध पिला दो वो आपको डंग मारने से बाज नहीं आएगा। मुझे ये शाम की एहसान फरामोशी वाली बात भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान देखकर याद आ गई है, जिन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए एक बार फिर जहर उगलाए। हर्जा सराई ये की है कि अगर बीजेपी रियासती इंतखाबात जीती तो दिल्ली से बांग्लादेशियों को निकाल बाहर करेंगे। वही बांग्लादेशी जिनकी साबिक वज़ीर आज़म से मोदी जी जिनके साथ मोहब्बत की पतंगे बढ़ाते रहे हैं। हकीकत ये है कि बीजेपी का मामला बगल में छुरी मुंह पे राम राम वाला है, जिसने अक़लियतों की ज़िंदगी तो अजीरन बनाई हुई है मगर भारत को भारतीयों में रहने के काबिल भी नहीं छोड़ा। ये सिर्फ इल्ज़ाम नहीं, इसकी गवाही आलमी इदारों की रिपोर्ट्स की सूरत में मौजूद है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 में भूख के आलमी इंडेक्स में भारत 105वें, इंसानी तरक्की में 134वें, आज़ादी सहाफ़त में 159वें, इंसानी आज़ादी में 109वें, जबकि शहरियों के इत्मीनान में 143वें ममालिक में से 126वें नंबर पर गिर चुका है। ये शर्म का मकाम है, मगर बेहिस बीजेपी रहनुमा फिर भी मुंह से आग निकाल रहे हैं। अब अमित शाह का ये पैगाम महज इंतखाबी सियासत का हिस्सा है या भारत में अक़लियतों और तारकीन वतन के लिए एक ख़तरनाक पैगाम है? इसी पर बात कर शाम साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है साबिक सफारतकार डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब ने भी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आपकी जानिब आऊँगी। सबसे पहले डॉक्टर साहब, इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये क्या ट्रंप साहब से इंस्पायर हो के वहाँ से इन्फ्लुएंस आया है, डोमिनोज इफेक्ट हुआ है कि यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्यंस उनको निकाला जाएगा, या ये फिर एक स्टंट है इलेक्शंस के लिए? कर रहे हैं जब से अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत पड़ी है सख्त, और जब से इंडिया और अमेरिका के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदात हुए हैं, जब से इंडिया को चौधरी बना के चाइना कंटेनमेंट के लिए यहाँ बिल्कुल तैयार किया जा रहा है उसको, तो उस वक्त से लेके अब तक जो भी चाहे वो ह्यूमन राइट की वायलेशन करे या वो अक़लियतों के खिलाफ वायलेशन करे, लेकिन ना ये रिपोर्टें तो सारी मौजूद हैं जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, दस्तावेज़ाती सबूत मौजूद हैं ह्यूमन राइट काउंसिल की तरफ से। बड़ी बड़ी मोटी मोटी 2 रिपोर्टें हैं और उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये फिर एक जो आपने माइनॉरिटी के बारे में जो इस वक्त ये सिलसिला चल रहा है और पहले भी चलता रहा है, वो उस पर भी एक रिपोर्ट है, रिलीजियस फ्रीडम की कमीशन है एक अमेरिका में, उसने बिल्कुल सारा काला चिट्ठा सारा सामने रख दिया है। लेकिन असल चीज़ ये है कि ट्रंप से तो इंस्पायर ज़ाहिर है थोड़ा बहुत और ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन ये कि उससे पहले भी वो यही कर रहे थे। अब उन्हें कोई रोक टोक नहीं होगी। पहले भी नजरें दूसरी तरफ फेर लेता था दुनिया, खास तौर पर अमेरिका और उसके एलाइज, तो इसलिए इसकी वजह से वो नेशनल अपना रजिस्टर उन्होंने किया हुआ है, जो कि सिटीजन नेशनल रजिस्टर सिटीजन का, इसी तरीके से उन्होंने सिटीजनशिप एक्ट दूसरा बना लिया, इसी तरीके से उन्होंने और बहुत सारे जो लॉज पास कर लिए हैं। वैसे भी वो इंटरनेशनल कानून की से टकराव रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो सिलसिला चल रहा है। अमित शाह का जहाँ तक ताल्लुक है, अमित शाह तो अपनी आरएसएस के जो मतमा नज़र होता है, जो उसकी टोन और टेक्सचर होता है, उसके मुताबिक बात किया करते हैं। उससे पहले उन्होंने बहुत सारी हर्जा सराई की है पाकिस्तान के बारे में। अब क्योंकि बांग्लादेश से पिंगें उनकी कम होना शुरू हो गई हैं, बांग्लादेश से वो जो आप अभी बता रही थी हसीना वाजिद के ज़माने में, जब इंडिया की इंटेलिजेंस के कहने पर वहाँ के सेक्रेटरी लेवल के लोग पोस्ट होते थे, आईजी लेवल के लोग पोस्ट होते थे, और वो हसीना वाजिद को प्रोटेक्शन दे रहे थे, तो उस वक्त तक तो सब गुडी था। और अब ये है क्योंकि जो हुकूमत आई है वो अपने पैरों पर खड़ा होके अपने फैसले करना चाहती है। उन्होंने निकाल बाहर किया है, उनके जितनी इंटेलिजेंस कंपोनेंट हैं, राह के लोग हैं, उनको निकाल बाहर किया है, तो उनको असल तो दर्द वो है। अब रहा सवाल कि वो निकालना चाहते हैं बांग्लादेश के रेफ्यूजीज को, और उसमें जबकि इंडिया सिग्नेटरी है 1961 के रेफ्यूजीज के बारे में जो एक कोवेनेंट है उसका, और उसके बावजूद अगर वो निकालना चाहता है तो फिर अगेन दैट वुड बी अनदर वायोलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ।
बट दे आर कुड केयर लेस अबाउट इट। सर वहाँ पे एक इंडियंस हम देख रहे थे जिन दिनों में बांग्लादेश और ये इस वक्त मामला चल रहे थे इंडिया के, उसमें वो वहाँ पर जो अक़लियतों में हिंदू वो भी एहतजाज करते रहे, हिंदू पंडित वो भी एहतजाज करते रहे। कहीं ना कहीं उसका भी एक कड़ी तो नहीं कि उसका जवाब के उसमें ये कहा जा रहा है कि जी हम यहाँ पे जो बांग्लादेशी हैं उनको फिर निकालेंगे? नहीं, उनको आरएसएस प्रोपेल्ड बीजेपी गवर्नमेंट, उनको तो छोटा मोटा भी जवाब मिल जाए, न भी मिले तो वो अपने जो उनका एक मतमा नजर रहता है, जो उनका एक शुरू से वतीरा रहा है, उस वतीरे के मुताबिक चलते हैं। वो ज़ाहिर मुसलमान और बाकी माइनॉरिटीज के खिलाफ हैं, उसको करते रहते हैं। उसी लिहाज से तो उन्होंने जो फीलिंग बर्पा कर दी है, और अभी इलेक्शन के सिलसिले में वो चाहते हैं कि चलो 4 वोट ज्यादा मिल जाएंगे आम आदमी पार्टी के मुकाबले में, क्योंकि वो तो exactly, ये जो आप बात कर रहे हैं यही बात लेके मैं आगे एहतशाम साहब की जानिब चलूंगी। एहतशाम साहब, अभी फिर जो अभी हमने रिपोर्ट सामने रखी है, अंदरूनी मसाइल तो बेहद है वहाँ पर, और उन पे तवज्जो देने की बजाय आप हम देख रहे हैं कि जब पाकिस्तान की एक ऐसे टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की बढ़ती हुई जो कुर्बतें हैं वो कहीं ना कहीं खटक रही हैं, या फिर अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए इस जानिब तवज्जो कर ली गई है कि फिर एक बार फिर मुस्लिम्स को वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, अक़लियतों को टारगेट किया जा रहा है। हमने देखे ये अंदरूनी मसाइल की जो बात आप कर रही हैं, अगले दिन मैंने एक क्लिप देखा सोशल मीडिया पे, वो अमित शाह भी बैठे हुए हैं और मोदी साहब भी बैठे हैं और एक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट तकरीर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आपकी पॉलिसीज़ किस तरह की है। उसने कहा पाकिस्तान में जब इलेक्शन होता है तो वो हिंदुस्तान का तो कभी नाम नहीं लेते, हिंदुस्तान में इलेक्शन होता है तो पाकिस्तान का नाम लेके आप इलेक्शन जीते हैं। आपकी पॉलिसीज़ क्या हैं? पॉलिसी अच्छी ना होने की वजह से पूरा मुल्क सफ़र कर रहा है। तो बड़ा ह्यूमिलेटिंग सा वो सारा सीन था। देखिए हम ना अब सीधी सी बात है कि ये हिंदुस्तान को हज़म नहीं हो रहा। जिस तरीके से 14 साल के बाद ताल्लुकात उनके ख़राब हुए हैं और जिस तरीके से वहाँ पे तब्दीली आई है बांग्लादेश में, उनको हज़म नहीं हो रहा। अभी देखें किस तरह के बहाने। अगले दिन आपने देखा कि चंद दिन पहले वो एक्टर है सैफ अली खान, उन पे हमला हुआ। पहले कहा गया कि जी वो बांग्लादेशी है, फिर बाद में कहा गया नहीं वो तो हिंदुस्तानी नेशनल है कोई। तो ये ढूंढ रहे हैं किसी तरीके से अब बांग्लादेश को सज़ा देने के मामले में कि ताल्लुकात क्यों ख़राब होंगे। दूसरी बात है हम ना देखें रियासतों के इलेक्शन, जो 26 रियासतें हैं उनमें 2 साल बाद इलेक्शन होने हैं, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी है कि वो 4000 किलोमीटर पे जो उनकी 5 रियासतें हैं जिनको लिंक करती हैं बांग्लादेश के साथ, उनमें असम, वेस्ट बंगाल, मिज़ोरम, त्रिपुरा और मेघालय, उनको ये लग रहा है कि यहाँ से मामलात हिंदुस्तान के लिए ख़राब होंगे, चाहे मुसलमान हो बाकी और अक़लियती हों, उनके लिए परेशानी का सबब बनेंगे। जमील साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, यकीनन देखें ये सिलसिला जारी रहेगा, और अब उस बांग्लादेश में वो पंजे गाड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल है। उसका सबब है क्योंकि जियोपॉलिटिकल मंजरनामा जो इस वक्त चेंज हुआ है, जिसमें सीपैक का वहाँ बहुत ज़्यादा अमल दखल हो गया है बांग्लादेश में, चाइनीज़ का वहाँ काफ़ी प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं, उनसे मरासिम बहुत ज़्यादा अच्छे उनके होते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश लेकिन सर अफगानिस्तान में तो मामला अच्छे चल रहे हैं, चाइना वहाँ पे भी एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि वहाँ पर अपना फुट होल्ड जमाने के लिए वहाँ पिंगे बढ़ाना शुरू कर दी, जैसे शाम साहब बता रहे हैं अफगानिस्तान के साथ इंडिया के ताल्लुकात। हाँ जी, उसमें थोड़ी सी हमारी मिसहैंडलिंग शामिल है। वो मिसहैंडलिंग अगर उसको हम दोबारा करेक्ट कर लें तो वो मामला ठीक हो जाएगा। हमें बस थोड़ी सी उसकी कोर्स करेक्शन की जरूरत है। मेरी बहुत सारे उनके अफगान के तालिबान के लोगों से मेरी बातचीत हुई है, क्योंकि मैं पैटर्नाइज करता हूँ एक और इदारे को जो कि अफगानिस्तान के 20 सूबों में टेली मेडिसिन का काम करता है। तो मेरी मुलाकातें होती रहती हैं। उनके दिल में अभी भी काफ़ी पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए काफ़ी गोशा है, गर्म गोशा है, और उसको थोड़ी सी कोर्स करेक्शन की हमें ज़रूरत है। उसमें हमारा मामला ठीक हो जाएगा, लेकिन इंडिया को इससे ज़्यादा स्पेस वहाँ नहीं देना चाहिए, और के ये मामला बेहतर हो वहाँ, ताकि हमारे जो सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं उनसे भी हम छुटकारा पा सके। थैंक यू सो मच जमील अहमद खान साहब, एहतशाम साहब हमारे साथ। और एक ब्रेक लेते हैं, हम ब्रेक के बाद एक और अहम स्टोरी विद अ न्यू गेस्ट, ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ये दौर डिजिटल तरक्की का दौर है, और इस दौड़ में आगे निकलने के लिए हर मुल्क की दौड़ लगी हुई है, और बतौर पाकिस्तानी हमारे लिए फ़ख्र की बात है, खुशी का लम्हा है कि डिजिटल तरक्की की दौर में पाकिस्तान का नाम भी अब नुमायाँ होता जा रहा है। ये दावा किसी हुकूमती इदारे का नहीं है, बल्कि एक ताज़ा तरीन बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट है। अपनी नौयत की पहली रिपोर्ट समाजी तरक्की और टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली तंजीम इदराक
और फ्रीडम नेटवर्क के इश्तराक से जारी की गई है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के सफ़र में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया के 200 ममालिक में पाकिस्तान इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद के लिहाज से टॉप 10 में शामिल है, जबकि एशिया में इसका 6ठा नंबर है। इस रिपोर्ट पर अगर नज़र डालें, कई मस्बत पहलू सामने आते हैं, जिनमें टॉप हम जिस तरह से बात करें कि डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल, नाज़रीन ये वो नया कानूनी बिल है जो पार्लियामेंट में पेश किया जा चुका है। इस बिल की ख़ास बात यह है कि इसमें हर पाकिस्तानी शहरी को एक डिजिटल शनाख्त और रियासत की तरफ से वादा करदा खिदमात और सहूलियात डिजिटल सूरत में फ़राहम करने की यकीन दहानी कराई गई है। पाकिस्तान में ये तब्दीली सिर्फ एक रुझान नहीं, बल्कि यूँ समझें कि ये मईशत, रोज़गार और अवामी सहूलियात में एक नए दौर का आगाज़ समझा जा रहा है। ऑनलाइन कारोबार हो, फ्रीलांसिंग हो या जदीद बैंकारी निज़ाम, पाकिस्तान डिजिटल इनकलाब की राह पर गामज़न है। मगर अभी इंटरनेट तक रसाई, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल तालीम जैसे जो चैलेंजेस हैं, इनसे हमने कैसे निपटना है, ये सवाल हमारे आगे मौजूद है। पाकिस्तान कितनी जल्दी हकीकत में बदलेगा, इस पर भी बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है कंवल चीमा साहिबा ने, डिजिटल एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग द शो। बताइए कि आप किस तरह से देख रही हैं, ये बड़ी खुशाइंद रिपोर्ट तो है हमारे सामने, लेकिन अभी हमने आगे जो सफ़र तय करना है वो कितना बड़ा चैलेंज है और हमारे क्या रुकावटें इस वक्त दरपेश हैं पाकिस्तान में? देखें, ये बेशक बहुत अच्छी रिपोर्ट है, मगर इसको अगर थोड़ा सा एनालाइज कर लें तो पाकिस्तान की जो इस वक्त आबादी है वो ही बहुत ज़्यादा है। और पाकिस्तान की आबादी में जो हमारे पास स्पेशली यंग लोगों की आबादी है, 30 साल से कम उम्र के लोगों की आबादी है, वो बहुत ज़्यादा है। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान में इंटरनेट यूज़र्स 130 समथिंग मिलियन है, जो कि एक पाकिस्तान को टॉप 10 में कहा गया। तो ये कोई अगर इसको एनालाइज किया जाए तो ये एक इंटरनेट यूज़र्स की बात की जा रही है जो कि पाकिस्तान में टॉप 10 में आते हैं। तो इसकी बेसिस पे हम ये नहीं सोच सकते कि हमारी एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। अभी भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हमारे पास ऐसे गैप्स हैं जो कि फ़िल किए जा सकते हैं थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, थ्रू डिजिटलाइजेशन। ये पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर जो बैंडविड्थ पेनिट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, बल्कि रिमोट एरियाज़ में भी पाकिस्तान में आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है। इस वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, ऐसे टेक प्लेटफॉर्म्स आ सकते हैं, ऐसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आ सकते हैं जो कि पाकिस्तान में मार्केट्स को कनेक्ट करें, पाकिस्तान में लोगों को रसाई दें बहुत सारी ऐसी चीज़ों में, क्योंकि पाकिस्तान में ग्रीन फील्ड है। पाकिस्तान में इन चीज़ों के लिए पहले से सॉल्यूशंस नहीं एग्जिस्ट करते, इस वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। अच्छा, एक चीज़ हम ये देख रहे हैं कि हालिया कुछ दिनों में शिजा फातिमा साहिबा वो काफ़ी बार क्लेम कर चुकी हैं कि जो इंटरनेट के रफ्तार के मसाइल थे या फिर इंटरनेट डिसकनेक्शन के जो इश्यूज़ आ रहे थे वो उनको फिक्स किया जा चुका है और उस पर काम हो रहा है। आप समझती हैं कि कुछ बेहतरी आई है उनमें? देखिए, ये तो हमने देखा है कि इंटरनेट में कुछ कदरे बेहतरी आई है, इंटरनेट एकदम से बंद नहीं हो रहा। जो हम लास्ट ईयर चीज़ें देखते थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ लास्ट ईयर, उसमें कुछ कदरे बेहतरी आई है। और ये भी हुआ है कि इंटरनेट में एक तो वो था जो हुकूमत बंद ही कर देती थी इंटरनेट को, मगर दूसरी ये भी चीज़ होती थी कि क्योंकि सर्टेन एप्लीकेशंस बंद हुई थी, लोगों ने VPN यूज़ करना शुरू कर दिया था। और जब लोग VPN यूज़ करना शुरू कर देते हैं, बहुत बड़ी तादाद में VPN यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तब लोग जो है वो जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स होते हैं उनको बाईपास करके जो हमारी इंटरनेशनल बैंडविड्थ है उसको एक्सेस कर रहे होते हैं, जो कि हमारे पास इतनी ज़्यादा नहीं थी और हुकूमत को उसके लिए पे भी करना पड़ता है। तो वहाँ पे बॉटलनेक्स क्रिएट होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से जो है वो, क्योंकि लोगों ने VPN यूज़ करना एक मामूर बना लिया, तो इस वजह से भी इंटरनेट में इशूज़ आना शुरू हो गए थे। वन मोर थिंग, हम देख रहे हैं कि आजकल साइबर अटैक्स की बड़ी बात हो रही है, उस पर अलर्ट भी जारी किया गया है। उसमें ये कहा गया कि आप देख लें कि आपकी जो प्राइवेसी है, हैकर्स वो कोशिश कर रहे हैं कि वो चुरा कर, वो आपका सेंसिटिव डेटा भी हो सकता है, अगर वो चुरा लिया जाता है उस पर आपको फाइनेंशियली भी नुकसान हो सकता है और वैसे भी आपकी साख मुतासर हो सकती है। तो ये साइबर अटैक से कोप अप करने के लिए आप क्या समझती हैं क्या किया जाना चाहिए फौरी तौर पर, ताकि हम देख रहे हैं कि बेहतरी की जानिब जाएँ, अगर इसका जो सही यूज़ है उससे हम इस्तेफादा कर सकें और हमारी नुकसान भी ना हो हमारी प्राइवेसी का?
देखिए, अभी जो एलामिया जारी किया गया है पीटीए की तरफ से, बहुत सारी और हुकूमतों ने भी वो जारी किया है कि ब्राउज़र्स के अंदर जो हमारे कुछ ब्राउज़र्स होते हैं, क्रोम स्पेशली, उनके अंदर ऐसी एक्सटेंशंस हैं जो कि कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी हैं, जो कि अगर आप यूज़ करें तो आपकी पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, जिसको PII कहते हैं, जिसमें आपके पासवर्ड हो सकते हैं, आपके बैंक की डिटेल्स हो सकती हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपकी और ऐसी चीज़ें जो कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं, वो उसके अंदर बैड एक्टर्स स्टील कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं। तो एक तो ये कि जो भी इस तरह की एडवाइजरीज आती हैं, दुनिया भर में आती हैं, उनका ध्यान रखें। और अभी ये जो एडवाइजरी आई हुई है उसमें 16 ऐसे एक्सटेंशंस बताए हुए हैं जो कि कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। अगर वो आपके ब्राउज़र में हैं तो उनको फ़ौरन रिमूव कर दें, और अगर आपने उनको यूज़ किया है किसी भी वक्त तो अपने सारे पासवर्ड्स, स्पेशली जो हसास पासवर्ड्स हैं, उनको फ़ौरन तब्दील कर लें। और इसमें बैंकानी निज़ाम की भी बात की गई ना, कि जो आपकी बैंकिंग एप्लीकेशन है वहाँ से भी ये हैकर्स आपका डेटा चुरा सकते हैं, तो उनसे कैसे सेव किया जाए? देखिए, बैंकिंग एप्लीकेशन से नहीं चुरा सकते। वो जब आप बैंकिंग एप्लीकेशन और ब्राउजर के अंदर खोलते हैं उन एक्सटेंशंस को यूज करके, तो फिर चुरा सकते हैं। तो इस तरह से वो आपने अपनी जितनी भी बैंकिंग पासवर्ड्स हैं, अगर आपके पास वो एक्सटेंशंस हैं, वो लिस्ट ऑफ 16 एक्सटेंशंस हैं जो दी गई हैं, वो आप देख लें। अगर उसमें से आप कोई भी एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं उसको अनइंस्टॉल करें और अपने सारे पासवर्ड्स चेंज कर लें। उसके अलावा देखिए, सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स बहुत होते हैं जहाँ पे लोग कॉल करते हैं। मुझे अभी 3-4 दिन पहले फिर से एक कॉल आई जिसमें उन्होंने जी आपका कोई पैकेज डिलीवर करना है और आप ये कोड बता देंगी तो आपका पैकेज डिलीवर हो जाएगा। तो वो कोड जो है वो मेरे व्हाट्सएप पे आया हुआ था, और अगर मैं व्हाट्सएप का वो कोड बता देती, वेरिफिकेशन कोड, तो वो मेरा व्हाट्सएप मेरे फ़ोन से जो है वो बंद हो जाता और किसी और फ़ोन पे वो लॉग इन हो जाता, तो मेरा सारा व्हाट्सएप जो है वो स्टील कर लेते। तो इस तरह से कोई भी आपको फ़ोन करता है और आपसे किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन पूछता है, चाहे वो कोई कोड है या वो आपका कोई पासवर्ड है, OTP है, किसी भी, कभी भी ना दें। चाहे वो जितना मर्जी पैनिक क्रिएट करें, चाहे वो जितना मर्जी इस तरह की सिचुएशन बनाएं कि आपको लगे कि वो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, मुझे देने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी ना करें। दूसरा ये कि अगर आपके पास कोई भी ईमेल आती है जिसमें कोई भी अटैचमेंट है और आपको नहीं पता कि किसकी तरफ से वो ईमेल आई, उस अटैचमेंट पे क्लिक ना करें, अननोन लिंक्स पे क्लिक ना करें। वो आपके लैपटॉप में, आपके फ़ोन में मैलवेयर या स्पाईवेयर इंस्टॉल हो सकता है। ठीक है, तीसरा ये कि कोई आप तीसरा ये कि अगर आपके पास कोई पिक्चर्स भी आती हैं उसके पीछे भी एग्जीक्यूटेबल कोड हो सकता है, तो वो भी मत क्लिक करें। थैंक यू सो मच हमारे साथ कंवल चीमा साहब, और बड़ी अहम गुफ्तगू उन्होंने की है। नाज़रीन, ये हम देख रहे हैं कि आजकल ये जो फ्रॉड है ये बहुत आम हो चुका है और उसके लिए आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, आपसे इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।